सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स कर रहे हैं। तो कंप्लीट करने के बिल्कुल पास में है और तमाम तरह के जितने भी ये हमने मिनट्स पढ़े हैं उसके वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारा जो सेशन होता है वो लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है क्योंकि इन डेप्थ होता है, हम लोग एक एक लाइन पढ़ते हैं उसके, तो इसीलिए ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, आपको पेशेंस होना चाहिए, तभी आप अच्छा जीएसटी सीख पाएंगे। और हम लोग एक जीएसटी में रिफंड का चैप्टर और आईजीएसटी की लाइव क्लास शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो उसमें भी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज ज्वाइन, और पूरा लिंक ये सब हमारे वेबसाइट taxbykk.com में अवेलेबल है। और हमारा फोन नंबर है 9999 यानी 4 times 9 22 7381। तो 9 में 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो याद करने के लिए 4 times 9 22 7381 इस पर मैसेज भेजेंगे, हम आपको लिंक भी भेज देंगे। तो ये 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी। अब हम लोग पढ़ते हैं, आप देखिएगा कि आने वाला जीएसटी और कैसा होने वाला है वो आपको यहां पर इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स में पता लगेगा। ऑफिसर कुछ कुछ एक्शंस ऐसे ले रहे हैं उसके बारे में भी पता लगेगा। तो अब हम लोग आते हैं, यहां देखते हैं ये एजेंडा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अपडेट बाय इंफोसिस, प्रेजेंटेशन बाय श्री नंदन नीलकेनी, इंफोसिस। अब इन्होंने डेटा दिया, डेटा समझिए क्या है। फर्दर वाइल अप्रोक्स, अच्छा ये मीटिंग कब हुई है ये भी देख लीजिए। ये मीटिंग हो रही है 14 मार्च 2020। और कब से लॉकडाउन लगा था? 14 मार्च 2020 को मीटिंग हो रही है। लॉकडाउन मुझे लगता है 1 दिन 2 दिन बाद लग गया था। 22 मार्च को। ओके, हाँ जी, एक दिन जनता कर्फ्यू था, उसके अगले दिन से फिर परमानेंट हो गया। हाँ। तो अब देखिए, फर्दर वाइल अप्रोक्सीमेटली 1 crore taxpayers file 3B return in a month, only about 60% filed the correspondingly GSTR 1 return। 1 करोड़ 3B रिटर्न फाइल हो रहा है और सिर्फ 60% GSTR 1 फाइल हो रहा है, यानी कि 40% का गैप अभी भी है, यानी करीब करीब 40 लाख GSTR 1 रिटर्न फाइल ही नहीं हुए। Out of 1 crore taxpayers, that is those who are required to file 1 return, 22% of the people filed nil tax liability returns. 12% of taxpayers only had B2C supplies and hence were not passing on the ITC. And hence invoice details / detailed GSTR 1 in these cases were also not required. The balanced taxpayers could be divided into 2 categories, that is those having turnover less than 1.5 crore required to file a quarterly return, while those above 1.5 crore to file monthly return. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो B2C सप्लाई कर रहा है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्रेडिट पास ऑन नहीं कर रहा है। लेकिन जो B2B सप्लाई कर रहा है उससे तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के डिटेल्स भी मांगेगी, HSN के डिटेल्स भी मांगेगी, ताकि जो आईटीसी पास ऑन हो रहा है वो करेक्टली पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि B2B को गवर्नमेंट बहुत ही शक के नजर से देखेगी। आइए, अब फिर जीएसटी 1 और 3B कनेक्टेड नहीं था उस वक्त 2020 में। अब क्या किया, पहले 1 फाइल कीजिए, उसका ऑटो पॉपुलेट डेटा 3B में आएगा वगैरह। There was no connection between 1 and 3B with no control on ITC availed, and it had become a source of various frauds. As a result, there was under declaration of liabilities by the taxpayers in 97,853 cases of 31247 crore। आप सब सोच लीजिए, 1 और 3B में, 1 वर्सेस 3B में जो डिफरेंस है वो 97,000 केसेस में है और
टोटल अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 31,247 करोड़। बताइए, अब इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? कानून है या नहीं है? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। हाँ, क्या बोला बख्शेटी जी? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा ना उनको। नहीं, 1 वर्सेस 3B का अगर डिफरेंस है तो 75 सबसेक्शन 12 में अमेंडमेंट क्या क्या लेके आए कि 1 वर्सेस 3B को हम सेल्फ असेस टैक्स मानेंगे। हाँ, ओके ओके। फिर इनको एक नोटिस भेजेंगे, अब जो लेटेस्ट दिया DRC 01B, हाँ जी, हाँ जी। जो सिस्टम जनरेटेड होगा। हाँ, यही कहानी है ना। Similarly, taxpayers in 42,000 cases had claimed 38,000 करोड़ एक्सेस ITC। अब देख लीजिए, 31,000 1 वर्सेस 3B का है और 38,777 करोड़ एक्सेस ITC का है। वाह। Further, there were cases where the registration had been taken on all fake documents with intent to defraud the exchequer, and at the same time, fake invoice claims were also being reported. Significant amount of revenue would also be involved in these two modes of evasion, but it was difficult to quantify and detect through the system and had to be plugged using policy measures. He further suggested, though not as a taxation but more of an economic issue, to enable GST one invoice data details as eligible data. अब आप अच्छा ये देख समझिए, 158A जो आया है अभी, याद है 158A, जहां सप्लायर का इंफॉर्मेशन वो किसी और के साथ शेयर करना चाह रहे हैं अभी फाइनेंस बिल 2023 में जी। और हमने जब आपके साथ डिस्कस किया था तो हमें समझ ही में नहीं आ रहा था ये किसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये शेयर करना चाह रहे हैं बैंक्स के साथ, ये इस पैराग्राफ में पता, मतलब 2020 का ये डिस्कशन है जो इन्फोसिस ने सजेस्ट किया, 2023 में ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अब MSME को लोन चाहिए तो MSME को लोन कैसे मिलेगा? बोल रहा है कि जो भी लोन दे रहा है, मान लीजिए बैंक दे रहा है, तो MSME अपना सेल दिखलाएगा। सेल कैसे दिखलाएगा? GST 1 के डेटा से दिखलाएगा। अब पढ़िए इसको। To enable GST 1 invoice data details as eligible data for lending by financial institutions to MSME. As per RBI report, the credit flow to MSME was the need of the hour since growth in MSME sector created jobs and GST data could be effectively used for making the easy credit flow possible. The government certified invoices would reduce risk of lender as well as it would be a tool in the hands of the taxpayer to get access to credit/loan. Hence, it would make a small business more compliant due to the carrot in the form of proper filing of returns so as to be eligible to borrow hassle-free, and at the same time stick in the form of tax to be paid on whatever was declared. In his view, enabling this facility would not be an add-on but natural flow and incentive for MSME to be compliant, leading to increased GST-1 filing. अब ये होगा कैसे? This required API-based access of GST data to BHIM, as well as the concurrence of the taxpayers to share his data for credit purposes to make it happen. However, the policy decision in this regard would have to be taken by GSTC, whether to proceed or not to proceed. अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कंकरेंट कैसे लिया जाएगा? चिट्ठी भेज के हम लोग बात कर रहे थे ना, कंकरेंट कैसे लिया जाएगा? ये GSTR 1 में ही एक बटन बनाएंगे, मतलब GST के पोर्टल पे एक बटन बनाएंगे, MSME के लिए बनाएंगे और कहें, पूछेंगे भैया लोन चाहिए, मतलब डू यू वांट टू शेयर योर डेटा विथ द लेंडर, तो बटन होगा यस और नो का। यस करेंगे तो डेटा शेयर हो जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस होगा। द सेकेंड स्टेज
In the incremental implementation would be to make ITC computation automated as well as to provide a tool for matching. This would require arranging ITC details buyer-wise from GST1 details of invoices of suppliers and reflecting the automatically computed ITC in each buyer's account. तो चलिए ये तो हो ही रहा है ना। अच्छा, इस पे किसी को कुछ कहना है इन दो पैराग्राफ पे जो हमने पढ़ा है? सर ठीक है सर, ये जो आप बता रहे थे ये बटन वाला ये हो चुका है इनकॉर्पोरेट? हो चुका है? हाँ हो चुका है सर। कहीं आता है ये, मैंने भी देखा कि आप इस डाटा को अपने एमएसएमई में, नहीं सर एमएसएमई के लिए आ चुका है कि आपको वहां रजिस्टर्ड कर लिया जाए। कुछ और है। हाँ वो कुछ और है, वहां पर डेटा शेयर नहीं हो रहा है, वो मैंने भी देखा। सर वो ऑप्शन पूछता है सर कि वो यहाँ आपका इस डाटा को एमएसएमई के साथ शेयर कर लिया जाए, तो यस कर देंगे तो वो शायद डाटा तो मेरे ख्याल शायद। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एमएसएमई क्लिक हियर टू सबमिट योर इंटरेस्ट। डेटा कहाँ शेयर हो रहा है? हेलो सर यहाँ लोन के लिए ऑप्शन मांग रहे हैं तो ये साथ यहीं से ले लेंगे ना सर? ये शो करेंगे तो। अब पहले वो बात करते हैं जब आपने कहा कि डेटा शेयर होता है, तो डेटा शेयर नहीं हो रहा है। अगर इंटरेस्ट है तो आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वो आपको, लेकिन जीएसटी कोई भी डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा अनटिल अनलेस कंसेंट। तो बटन उटन आएगा तभी होगा। ठीक है सर, मेरा ये कहना था सर इसमें कि यहाँ पर यदि मैंने इंटरेस्ट अपना शो कर दिया तो ये कनेक्ट हो गया ना सर? नहीं हुआ। अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन मांगा है। कंसेंट फ्रॉम हुआर एमएसएमई, रिस्पांस हैज बीन प्रोवाइडेड, क्लोज। सर ऐसा होता है ना सर, मैं कुछ बोलूं सर? जैसे हम लोग PS59 में लोन अप्लाई करते हैं ना गवर्नमेंट के से वहां, तो वहां से मेरा ना जीएसटी आईडी पासवर्ड मांगता है और डाटा श्रिंक कर देता है। एक बात बताइए, मेरा जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड ले लेगा तो इसका मतलब आपने तो पूरा कंसेंट दे ही दिया। हाँ तो वो श्रिंक कर लेता है ये डाटा पोर्टल का उसमें। अरे बाप रे, मैं आपके पोर्टल में जाके मैं खुद ही ले लूंगा, वो कंसेंट कैसे होगा? एक सीए ने, एक बंदे ने अपना यूजर आईडी, नहीं एक सीए ने अपना यूजर आईडी पासवर्ड एक बिजनेसमैन को, अपने दोस्त को शेयर किया था। जेल में है या नहीं है वो? क्या आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी और के साथ शेयर करना चाहिए? सर बैंक है ना स्ट्रिक्टली मांगती है एकदम ये गाइडलाइन। डाटा शेयरिंग का मतलब हुआ कि विदाउट टेकिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड ही कैन टेक योर डाटा। नहीं सर, वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी डाटा बैंक को दे देगी, आपका यूजर आईडी पासवर्ड का भी जरूरत नहीं। एवरी बैंक यहाँ सब मांगती है कि पासवर्ड चाहिए, और मैं खोल के क्यों मांगती है कि उसके पास डाटा शेयरिंग नहीं हो रहा है, हम डाटा आपके फेच करेंगे। ठीक बात। बोले कि सर वेस्ट बंगाल में यही चल रहा है क्या? वेस्ट बंगाल में भी बैंक का मैनेजर हम लोग इनकम टैक्स का और मांगता है, जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। जब लोन का अप्रूवल करते हैं बोलते हैं हम लोग खुल के चेक करेंगे आपके पोर्टल में जो अपलोड किए हैं वही हम लोगों को दिया है कि नहीं दिया है, इसी के लिए। अच्छा देना पड़ता है। वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, और बाकी स्टेट? महाराष्ट्र में इनकम टैक्स का मांगते हैं सर। सर यूपी महाराष्ट्र में इनकम टैक्स का मांगते हैं। हाँ, और उनका आईडी आता है, वहां से वो एक्सेस कर लेते हैं। नहीं सर, मांगता है सर, जीएसटी का भी मांगता है सर। इधर अभी तक सर लेकिन इंडियन बैंक में हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, महाराष्ट्र में भी जीएसटी का भी मांगता है लोन वाले। अच्छा सर, लेकिन इंडियन बैंक का एक केस हुआ था, उसमें उन लोग के पास जीएसटी का ऑलरेडी सारा डाटा था। नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है सर बैंक के पास। आईसीआईसी बैंक ना मांगती नहीं, श्रिंक कर रही है हमारी डाटा को आईसीआईसी बैंक। अच्छा मैंने भी एक आईसीआईसी बैंक के किए थे, तो वो लोग एक लिंक भेजे थे। उस लिंक में वो लोग बोले कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, हम अपने आप से सिंक कर लेंगे हम। देन वो सिंक कर रहे थे आईसीआईसी बैंक। हमारे डॉक्यूमेंट को ना वो लोग कहते हैं कि आप मैनिपुलेट करते हैं इनको, कि हम वेरीफाई ऑनलाइन नहीं करेंगे आप। सर बेसिकली क्या था, पहले जब बैंक्स लोन देते थे तो आपसे केवल आपकी बैलेंस शीट्स मांगते थे, प्रोजेक्टेड मांगते थे। बट ये लास्ट 2 ईयर्स से सर ये हो रहा है
कि वो आपसे आपका आईटी इनकम टैक्स का पासवर्ड मांगते हैं, तो आपकी इनकम टैक्स पे ऑनलाइन बैलेंस शीट चेक करते हैं, और आपका जीएसटी का पासवर्ड लेते हैं। वो जीएसटी से आपसे मांगते हैं, केवल आपका पासवर्ड नहीं मांगते सर, वो आपका जीएसटी नंबर मांगते हैं, और उनके सॉफ्टवेयर में वो डालते हैं। एक ओटीपी आता है डीलर के पास जो लोन लेना चाहता है, वो उस ओटीपी को मैं आपको बताता हूँ, वो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। क्लियर टैक्स वाला है, वो जीएसटी के साथ उसका एपीआई है, क्लियर टैक्स को देंगे, ऑक्टो टैक्स है, वो सिस्टम है। लेकिन अगर अब यहाँ पर मुझे, अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है ये 158A जो सारा इलीगल चल रहा था उसको लीगलाइज कर रहे हैं। जी सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए, He further presented concept। अच्छा, ये आप कहानी समझिए। जीएसटी पेमेंट गेटवे, ये तुम जीएसटी पेमेंट गेटवे, जब आप पढ़ता हूं पैराग्राफ और फिर समझता है ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रिसिपिएंट को 180 दिन के अंदर पेमेंट करना है सप्लायर को? यस सर। कैसे पता लगेगा ऑफिसर को कि 180 दिन के अंदर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ? सर हेलो। हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में वो एक चार्ट भेजता है जिसमें बोलता है कि इसका कितने दिन में पेमेंट किया वो चीज, फिर बैंक का स्टेटमेंट भी मांगता है उसके हिसाब से। नहीं, ऑटो पता लग सकता है क्या? नहीं, ऑटो नहीं, मैनुअली करना पड़ता। मैनुअली होगा। आप देखिए, ये सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं जहां पर ऑटो पता हो। ओके, पढ़िए। ही फर्दर प्रेजेंटेड, और उससे चोरी भी रुकेगी, फेक इनवॉइसेस भी रुकेगा अगर ऑटो पता हो जाता है कि हाँ रिसिपिएंट ने वाकई पेमेंट किया है। पढ़ते हैं। ही फर्दर प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पेमेंट गेटवे एज ए न्यू कॉन्सेप्ट, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, which needed more discussion. He stated that the GST payment gateway could lead to elimination of fake invoices, link input tax credit with the invoice. The GST payment gateway would ensure that payment made on invoice was linked to the ITC available on it. However, he would provide detailed proposal subsequently once it was approved in principle. अब हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये जीएसटी पेमेंट गेटवे है क्या। तो कल मैं बैठ के इसको पढ़ने के बाद इमेजिन कर रहा था क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आई, जिस तरह से पेटीएम है उस तरह से एक जीएसटी पेमेंट गेटवे बना देंगे ये। यानी कि जितना भी पेमेंट होगा सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, वो पेमेंट इस चैनल के थ्रू जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा, मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। सप्लायर जब अपना जीएसटीआर 1 भर रहा होगा या जब ई इनवॉइस जनरेट होगा तो ऑटो इसमें आता जाएगा पेमेंट गेटवे में, वो सारे इनवॉइसेस, चाहे वो पार्टी वाइज आए, किसी मतलब डेटा किसी भी रूप में अरेंज हो सकता है। अब रिसिपिएंट को जब पेमेंट करना होगा तो पहले बैंक से इसमें पैसा डालेगा, मान लीजिए 1 करोड़ डालता है, इसके टोटल इनवॉइसेस में टिक लगाएगा, इसका पेमेंट कर रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं, इसका पेमेंट, और टोटल हो गया है इतना 90 लाख, और 90 लाख रुपया यहाँ पेमेंट कर देगा। सर इसमें एक चीज है, तो मतलब क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन जरूरी है क्या? हम कैश में नहीं दे सकते? बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। हाँ ना, तो बड़े एसएसए के लिए शुरू करेंगे। अब देखिए, आप समझिए इस चीज को, अब ये अगर करते हैं, ये सिस्टम अगर है बाई चांस, तो प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी 1 तो 10 तारीख को फाइल हो रहा है। हेलो, मंथ एंड के अगले मंथ के 10 तारीख को फाइल हो रहा है, तो क्या ये पेमेंट 30 दिन तक रोक के रखेगा? तो ऑब्वियसली ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो फिर मैंने दूसरा सोचा, जीएसटी पेमेंट गेटवे में बिना इनवॉइस आए हुए, इनवॉइस नहीं आएगा, रिसिपिएंट पहले बैंक से इसमें पेमेंट करेगा 1 करोड़ और यहां से इस सप्लायर को पेमेंट कर देगा, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, ठीक है। अब जब ये इनवॉइस अपलोड हो जाएगा तो रिसिपिएंट फिर टिक लगाता रहेगा कि हाँ पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। यही 2 सिस्टम मुझे समझ में आया। तीसरा कोई और सिस्टम आपको लगता है कि होगा ये जीएसटी पेमेंट गेटवे में?
या ये सब नहीं है, मैं कुछ और ही होने वाला है, तो वो बता दीजिए आप। सर मुझे थोड़ा सा ये लगता है जो पेमेंट गेटवे के अंदर ये पेमेंट वॉलेट टाइप का नहीं बनाएंगे सर, जैसे हम लोग नॉर्मल गूगल पे में बैंक का अटैच कर लेते हैं अपनी, और अल्टीमेटली क्या होगा जैसे हम पेमेंट करते हैं तो सर ये कोई सिस्टम लाएंगे क्यूआर कोड टाइप का, हर सप्लायर का एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा सर। अच्छा। और रिसिपेंट उस क्यूआर कोड को देख स्कैन करके और उससे पेमेंट करता जाएगा, कोई ना कोई इस टाइप से सर लाएंगे सर ये। चलिए ठीक है, और कोई कनेक्ट होता जाएगा कि पर इनवॉइस वाइज से पॉइंट टेकन। और किसी को लगता है और कुछ होगा? मतलब संजय जी बेसिकली बता रहे हैं हर एक सप्लायर का क्यूआर कोड जनरेट होगा। चलिए, और किसी का और कुछ? नहीं तो फेक इनवॉइसिंग रोकने का तो बहुत बढ़िया टूल तो नहीं हुआ ये? यस राकेश जी, आप बता दीजिए वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, फेक इनवॉइसिंग के जितने भी केसेस आए हैं सर हमारे सामने, तो जितने भी आए हैं अभी तक, हाँ, सबके पेमेंट बैंक के थ्रू हो रहे हैं सर, वो यस। अब आप सोच के देखिए, आज भी जो बिजनेसमैन है वो चालाक तो है ही कि सब इनवॉइस खरीद लिया और बैंक के थ्रू पेमेंट करता है, फिर कैश ले लेता है। यस सर, यही होता है। तो अगर इसमें भी अगर वो कैश बाद में ले लेता, मैक्सिमम केसेस में सब बैंक के थ्रू, बैंक चैनल से पेमेंट हुए। यस, वही वो तो परफेक्टली सर्किट करता है पूरा। हाँ, तो करता ही करता है, फिर इससे कैसे रुकेगा ये? ना, बिल्कुल नहीं, इससे तो नहीं रुकेगा। हो सकता है 10% को फर्क पड़ जाए। नहीं, पेमेंट तो जा रहा है ना, वो तो टिक्की करेगा क्या बीच में, ऊपर से खामोखा बीचना है। 10-5 से फर्क क्या भला होगा 10-5%? सर जहां तक मैं सोचता हूँ इसके बाद सर ये कंडीशन लगा देंगे उस अकाउंट में कैश विड्रॉ की। अच्छा, करंट में जो पेमेंट आएगा आप पेमेंट टू पेमेंट कर सकते हो किसी भी डीलर्स को सर, ये कहीं कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सर, उसने बैंक से पेमेंट दिया, कैश पे निकाल कर उसको दे दिया वापस, उस चीज को कहीं ना कहीं ये कर्टेल कर देंगे सर, इस तरीके से कैश विड्रॉल कर देंगे, कैश विड्रॉल में टीडीएस लगा देंगे जी। अभी तो है टीडीएस तो है। अगर सोचिए, एक चोर को पकड़ने के लिए, एक डकैत को पकड़ने के लिए कितने सारे ऑनेस्ट लोगों के ऊपर परेशानी क्रिएट होगी। एक चोर के लिए कितने थानेदार। हाँ, ठीक बोल रहे राकेश जी, एक चोर के लिए कितने थानेदार बैठाएंगे। अब देखिए, अब बाकी लोगों का केरला कह रहा है, फर्दर स्टेटेड दैट द आइडिया ऑफ लिंकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द इनवॉइस विद द आईटीसी वाज इंटरेस्टिंग एंड नीडेड टू बी टेकन फॉरवर्ड। फिर ये फर्दर स्टेटेड दैट आइडिया, हम लोग कुछ गलत हो। He further presented concept of GST payment gateway. हाँ, वही है। ये कुछ और तो नहीं कहना चाह रहे? एक बार फिर से सोच लेते हैं। मुझे एक बात बताइए। ओके, ये सिस्टम है जो हम लोग सोच रहे थे, शायद वो नहीं है, ये है। मान लीजिए हमने GSTR 1 में इनवॉइसेस डाले 100, ठीक। GSTR 3B में आपने 100 इनवॉइसेस का क्यूमुलेटिव टैक्स बनाया 1 करोड़ और जमा करा। तो अभी नहीं पता है किस इनवॉइस का जीएसटी का पेमेंट हुआ है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि सप्लायर ने इस 100 इनवॉइसेस में किस इनवॉइसेस का जीएसटी का पेमेंट किया है, वो भी क्यूमुलेटिव नहीं पता लग रहा है। कोरिलेट करना चाह रहे हैं कि सप्लायर ने पेमेंट किया है नहीं किया, तो वो कैसे होगा? तो ये कह रहे हैं इनवॉइस का पेमेंट पेंडिंग है, जीएसटी पेमेंट गेटवे बना देंगे। तो जीएसटी 1 के सारे इनवॉइसेस यहां नजर आएंगे जीएसटी पेमेंट गेटवे में, और यहां वो टिक लगाएगा कि इसका पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पेमेंट हो जाएगा। मुझे ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है ना सर। वो आईटीसी का क्या करेंगे? उसका आईटीसी सेट ऑफ करते हैं ना बीच में, 1 करोड़ ऐसे नहीं आता है सीधा।
हेलो। हाँ 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 सर, मेरे को ये लग रहा है जैसे फॉरेन का जैसे पेमेंट आता है ना, उस हिसाब से बना देगा आरबीआई के थ्रू से, ऐसा रियलाइज करते कुछ लिंक दे देगा पोर्टल पर। अब ये बिल का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हिसाब से करिए ये। सर अगर ये ऐसा करते तो ये ज्यादा बेटर है। कम से कम रिसिपिएंट को ये पता तो चलेगा कि मेरा टैक्स पेमेंट सप्लायर किया कि नहीं किया। यस, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर। सर जिस तरह से आप जो सोच रहे हो सर, 17 का एक कंडीशन है ना, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स, तभी आईटीसी मिलेगा। वो ये बहुत इजी हो जाएगा। टीडीएस रिटर्न में भी अभी यही कॉन्सेप्ट है। हाँ टीडीएस में तो है ही, ठीक है सर। जो आप कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं सर, वही रहेगा, क्योंकि सर जीएसटी और वर्क को इसलिए कनेक्ट करेंगे, उसमें सारा डाटा आ जाएगा, बिल वाइज, अमाउंट वाइज, पार्टी वाइज। जीएसटीआर 1 पेमेंट गेटवे और 3B इंटर कनेक्ट करेंगे, जिसमें सर ये, क्योंकि सर जीएसटीआर 1 से वो डाटा उठाएंगे और वो उसी का क्यूमुलेटिव आ जाएगा 3B में से। गेटवे ऐसे होगा, 1 से 3B में आया, 3B से गेट 3, जब वो जो 3B में एक बटन है ना, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स जी, उसको क्लिक करने के बाद वहां पर, अच्छा मान लीजिए उसको क्लिक करने के बाद वो इनवॉइसेस में आता है, टिक लगा देता है। नहीं समझ में आ रहा है ये मतलब किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आईटीसी का क्या करेंगे सर? नहीं वो आईटीसी के थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं आप तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत सर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। हाँ मुझे समझ में आ रहा है। हाँ सर, जैसे आप बता रहे थे ना, R1 से जैसे डाटा गया, उस पर लिंक उन्होंने मेंशन कर दिए, सप्लायर ने उस पर पेमेंट कर दिया। अब जहां सर जो आईटीसी की बात कर रहे हो सर, जब जो सप्लायर आईटीसी वही लेगा, ऐसे ही जो उसका सप्लायर होगा वो पेमेंट करेगा, वो इंटरलिंक्ड हो जाएगा, तो उससे आईटीसी उसकी अलाउ हो जाएगी। वही तो कैसे होगा ये नहीं समझ में आ रहा सर। सपोज एबीसी को लगा के चलिए सर, ए सप्लायर है सर, पूरा पैरा फिर से देखें एक बार। एक बी है, एक सी है सर। ए सप्लायर ने सबसे पहले अपना रिटर्न फाइल किया, अपना R1 दिया। फर्स्ट पॉइंट पे बता रहे हैं, R1 में उसने सारे डिटेल मेंशन किए, और जब 3B में उसने गेटवे के अंदर जब ये गया तो उसने उन इनवॉइसेस पे टिक कर दिया जिसका उसने पेमेंट कर दिया 3B में। नहीं उसे फर्क क्या पड़ रहा है सर? अभी बता रहा हूँ, अब बी पे आ जाइए सर आप। फर्दर इनवॉइसेस पे टिक लगा, इनवॉइसेस पे टिक कर, इनवॉइसेस पे टिक लगा दिया और इससे उसने 3B के थ्रू पेमेंट कर दिया अपने गेटवे से। सर संजय जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि जीएसटीआर 1 में अगर 100 लायबिलिटी दिखलाई है आपने जी, 3B में आप 100 पेमेंट कर रहे हैं जी। अभी मानता हूँ एक ही कोई भी आईटीसी नहीं है पीछे, फर्स्ट पॉइंट है। सुनिए ना, 101 है, 100 में जीएसटी 100 इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में दिखलाया, सॉरी 100 जीएसटीआर 1 में 100 रुपए की लायबिलिटी है, 3B में 100 रुपए की लायबिलिटी, तो पोर्टल तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टिक कर देगा कि 100 आया, 100 का लायबिलिटी पे कर दिया। नहीं सर, बिल वाइज जैसे यहाँ पर टिक हो गया, अब बी के अंदर सपोज दैट 5 इनवॉइसेस की परचेज किया। एक मिनट में, अगर उसने मान लीजिए 10 इनवॉइस अपलोड किए, ठीक है, हर एक पे 10-10 रुपया है जीएसटी और टोटल 100 आता है, लेकिन उसने 90 ही पेमेंट किया, तब उसको टिक करने की जरूरत पड़ेगी, वरना टिक करने की जरूरत नहीं है। कहिए मुझे जो लग रहा है, अगर 100 का 100, 10 इनवॉइस 100 लायबिलिटी, 10 इनवॉइस 100 जीएसटी। सर अभी हमें पॉइंट नंबर 1 पे, हम ए पे चल रहे हैं कि ए के पास पीछे से कोई आईटीसी नहीं है, ठीक है, और 10 इनवॉइस में है, और मान के चलता हूँ सर मेरी 2 इनवॉइस B2C हैं और 8 इनवॉइस B2B हैं। अब जब बी के लिए 8 इनवॉइस मेरी आई, तो यहाँ पर पेड हो गया, तो B2B में जब आई, बी के लिए जो हुई वो 8 इनवॉइस आई, उस पर आ गया ऑलरेडी पेड। सपोज दैट B2B ने उसमें सी को सेल करी, 8 इनवॉइस ही मैं मानता हूँ, तो वो जो सब जब अपनी आउटपुट लायबिलिटी निकालेगा, उसमें इन पीछे वाली जो 8 इनवॉइस का वो ऑलरेडी पेमेंट। समझ गया पॉइंट, तो कॉन्सेप्ट तो आप बता रहे हैं, एक्सक्यूशन नहीं बता रहे। खैर इन एनी केस संजय जी, पॉइंट टेकन। एक चैट में आया है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट कैसे होगा।
डेबिट नोट का तो एडजस्टमेंट वैसे ही होगा जैसे इनवॉइस का होता है, बिकॉज डेबिट नोट इज इनवॉइस। क्रेडिट नोट आईटीसी रिवर्सल का है, तो उसका तो इस पेमेंट देना है नहीं। भाई और पढ़ते हैं तो कुछ और निकले। He further stated that the idea of linking payment of tax on the invoice with the ITC was interesting and needed to be taken forward. ये एक अच्छा है, okay. As regards the point raised by Honorable Minister from Kerala, he stated that suggestion to link payment to credit was radical and excellent, because in that case there would be no fake invoices left in the system, and since the system based tax payment would be the basis of allowing ITC, and no spike rule would therefore be required. एक बात बताइए, फेक इनवॉइस कैसे रुक जाएगा? इसमें भी फेक इनवॉइस नहीं रुकेगा। मान लीजिए सप्लायर रिसिपिएंट 100 + 18, ये इसको कितना पेमेंट कर रहा है बैंकिंग चैनल के थ्रू? 118। इसको वापस कितना कर रहा है कैश के रूप में? मान लीजिए 115 रुपया वापस कर रहा है। अच्छा, 3 रुपए का खर्चा, 18 रुपए का क्रेडिट मिल गया, लेकिन इसको तो 18 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। सर इसमें फेक इनवॉइस पूरा रुक जाएगा। 100% रुक जाएगा, 100%। टीडीएस रिटर्न कभी अगर किसी ने बनाया ना तो उसमें तुरंत पता चल जाएगा कैसे रुकेगा। उसमें क्या सिस्टम है कि एक CSI फाइल जनरेट होती है, चालान जो मैंने पैसे जमा किया है, हाँ। उसकी एक CSI फाइल जनरेट होगी, हाँ। और जब वो रिटर्न बनाएंगे तो वो CSI फाइल को अटैच करना पड़ता है, तब जाके रिटर्न वैलिडेट होता है। अच्छा, अभी जीएसटी का चोरी कैसे होता है? मतलब कई लेयर में चोरी होता है, हाँ। 3 लेयर 4 लेयर में चोरी होता है। फर्स्ट लेयर फेक इनवॉइस करके चढ़ा दिया, तो अब वो फर्स्ट लेयर चढ़ा ही नहीं पाएगा, CSI फाइल उसका जनरेट ही नहीं होगा चालान का। तो ये होता क्या है CSI फाइल? जो हमने चालान का पैसा जमा किया, सपोज की TDS मैंने जमा किया 10,000 रुपए, अच्छा, तो वो क्या है कि वो साइट पर दिखलाएगा कि 10,000 रुपए चालान जमा हुआ है, वो फाइल एक डाउनलोड करने मिलेगा। जब हम TDS रिटर्न वैलिडेट करेंगे तो CSI फाइल अटैच होगा, तब जाके रिटर्न वैलिडेट होगा, तब वो जमा होगा। एक्सीलेंट, अब मुझे समझ में आ गया एक पेमेंट गेटवे कैसे काम। ये 100% फेक इनवॉइस बन। कमलेश जी थैंक यू सो मच। सर वहाँ तो 100% बैंकिंग से पेमेंट होता है TDS, यहाँ तो ITC से ऑफसेट होगा ना सर, कैश तो हाँ रुक परसेंट आएगा सर। मैं समझ गया। अब आप देखिए, मैं जो कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ कमलेश जी ने थोड़ा सा आइडिया दिया है, उससे मुझे देखिए ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि GSTR 3B तब तक नहीं बनेगा जब तक आप पेमेंट 3B फाइल तब तक नहीं होगा जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप। अभी भी यही होता है। तो इसका मतलब GSTR 1 में जितने भी इनवॉइसेस हैं वो एक पेमेंट गेटवे में आएगा। इस पेमेंट गेटवे में कैश का कंपोनेंट भी होगा और ITC का भी कंपोनेंट होगा, और इसको इनवॉइस वाइज मान लीजिए इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3 कुछ मतलब वो सिस्टम डेवलप करेंगे जहां पर ITC पहले यूटिलाइज होगा, कैश बाद में होगा बचा, और जब जो इनवॉइसेस ITC से पेमेंट हो गया उसको ITC से टिक करेंगे, और जो इनवॉइसेस कैश से पेमेंट होगा वहां कैश पेमेंट होगा। तो बहुत ही रॉ आइडिया दिया है मैंने, लेकिन ऐसा वो कुछ करेंगे। अभी पेमेंट गेटवे में क्या हो रहा है, जब 3B का एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो, तो अभी क्या हो रहा है 3B का एडजस्टमेंट में कि वो सीधे कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट कर रहा है, यूनिट वाइज इनवॉइस वाइज एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में वो इनवॉइस वाइज एडजस्टमेंट होगा तब जाके। सर एग्जैक्टली इसमें ये भी हो जाएगा सर कि जैसे I3 इनवॉइस 1 इनवॉइस 2 में जो पीछे से ITC आ गया, उसके बाद जो जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है उसको कैसे एडजस्ट होगा इनवॉइस वाइज? आपके प्रॉफिट को आप अपने कैश लेजर से पेमेंट करेंगे, रेस्ट जो उस पर्टिकुलर परचेज पे, तो वो सर पूरी लिंक बन जाएगी आगे तक, पूरी लिंक बन जाएगी। एक ही इनवॉइस का फर्दर कहाँ कहाँ पेमेंट कैसे कैसे होगा। तो इस हाँ कहिए, कुछ कहना चाह रहा हूँ। इस सर इसका तो लिंकिंग ही हो रहा है ना, लिंकिंग से फेक इनवॉइस का मतलब कैसे सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, फेक इनवॉइस को पेमेंट करना पड़ेगा ना। फिर अगर उसने मान लीजिए फेक इनवॉइस इशू किया है जी,
तो जो मैंने अभी बताया आपको, सप्लायर रिसिपिएंट 118 रुपया 100 प्लस 18 है ना, बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर दिया, कैश में इसको 115 रुपया देते हैं, तो इसके पास बचा ही 3 रुपया है। ये तो 18 रुपया क्रेडिट ले लिया, तो इसके पास बचा ही 3 रुपया, ये कैसे पेमेंट करेगा? सप्लायर को तो पूरा 18 रुपया पेमेंट करेगा उस इनवॉइस के लिंक पेमेंट के साथ, तभी इसको 18 रुपया क्रेडिट मिलेगा पेमेंट। अच्छा, उसको पूरा मतलब आईटीसी लिंक करेगा तब तक नहीं पहुंच सकेगा। तो ये जब सप्लायर पेमेंट कर रहा होगा 3B किसी से, तो इस पर्टिकुलर इनवॉइसेस में जब वो टिक लगाएगा तभी इसका क्रेडिट यहाँ के 2B में फ्लो करेगा, तभी पॉसिबल है सर। फिर भी एक जगह लूप है ना सर, क्या B2C में। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या होगा, मैंने एक B2C सेल किया, बिल नहीं दिया उसे, मेरे पास मेरे फ्रेंड आए जो मेरे बगल में दुकान है, हाँ ये रहेगा, वो तो उसको दे ही देता, हम लोग रेगुलर जो मेरे से बिजनेस कर रहे हैं, वो बिल उनके नाम पे डाल दिया, और ऑफसेट तो हम रिटर्न में करेंगे नहीं कि मैंने सप्लाई किया, टैक्स पेमेंट किया, जबकि एक्चुअल आदमी को बिल ही नहीं गया है वो बिल। तो ठीक बात है, उसका स्टॉक तो ऑलरेडी लिया सर B2C से फिजिकली भी। ठीक हम लोग, मेरे पड़ोसी है दुकानदार, उसको हम दे देते हैं बिल। एक काम कीजिए ना, ये 5% से 10% का केस है। यस सर, हाँ, लेकिन होता है ये भी छोटे मोटे। हाँ सर, एक साइट खोलिए ना, teen-nsdl.com। अच्छा रुकिए, सर इसमें थर्ड पॉइंट है चालान स्टेटस इंक्वायरी, चालान स्टेटस इंक्वायरी लेफ्ट में थर्ड येलो, हाँ लिखिए चालान स्टेटस इंक्वायरी में। इसमें एक 10 नंबर, ये 10 वेस्ट व्यू में, 10 वेस्ट व्यू में सेकंड नंबर, एक 10 नंबर हम आपको दे रहे हैं, RCH10 चालान मैच्ड है। अब फिर ये फाइल हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, नीचे ये डाउनलोड का बटन भी पाएगा। एक मिनट पहले ये बताइए, 24 अप्रैल 2018 को हमने चालान का वो डाला, ये क्या है? वो क्लियरिंग डेट है, 24 तारीख को जमा किया था, 27 को क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैं इसमें टिक करूंगा तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने अमाउंट मेरे को नहीं पता, सपोज कीजिए यहाँ 100 है, आप 100 लिखिए, हाँ 100, और नीचे आइए एकदम नीचे, हाँ चालान कंफर्म अमाउंट कीजिए। ये अमाउंट रॉन्ग है, देखिए नीचे में क्या दिया, अमाउंट नॉट मैच्ड। अगर ये मैं करेक्ट अमाउंट डाल दूंगा, उसके बाद डाउनलोड चालान फाइल है। अच्छा, ये डाउनलोड चालान फाइल अभी भी क्लिक कर सकते हैं आप, क्लिक हो जाएगा, एक CSI फाइल डाउनलोड होगा। ओके। जब हम TDS रिटर्न बनाएंगे तो ये चालान फाइल अटैच करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो इसका मतलब जब हम 3B रिटर्न फाइल करेंगे, हाँ, तो ये वाला इस तरह का कुछ जनरेट होगा, तभी आप 3B फाइल कर पाएंगे। सर बहुत TDS रिटर्न में क्या है कि जितना मैंने लायबिलिटी खड़ा किया है, जब तक वो 100% मैचिंग नहीं करेंगे, कोरिलेट नहीं करेंगे चालान वाइज, तब तक TDS रिटर्न नहीं जमा हो। ओके, तो ऐसा ही कोई सिस्टम आप बता रहे हैं, मतलब GST में बिल्कुल यही आना ही है। अभी जो फेक इनवाइस होता है वो कई लेयर में जो होता है, फर्स्ट लेयर में ये स्टॉप हो जाएगा कि आप पहले चालान CSI फाइल डाउनलोड कीजिए, अटैच कीजिए प्रॉपरली, उसको वैलिडेट कीजिए, तब जाके वो सबमिट होगा। तो ये CSI फाइल का ऑब्जेक्टिव है क्या? ये तो ऐसे भी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, तो इससे मतलब क्या और एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी आ रही है? सर फेक इनवॉइस जो अभी हो रहा है, अमाउंट कुछ भी डाल दे रहा, नहीं डाल रहा, GSTR 3B 0 सबमिट कर दे रहा, वो सब बंद हो जाएगा ना। पहले वो क्लियर करेगा कि आप 3B के थ्रू या तो ITC का आपके पास इनपुट है, तब तो कोई बात नहीं, तो पहले आप पेमेंट कीजिए, CSI फाइल को अटैच कीजिए, कंफर्म कीजिए, तब जाके रिटर्न सबमिट। सर इजी डूइंग नहीं रहेगा, TDS रिटर्न भरना आसान नहीं है सर सबके। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। हम लोग को GST टैक्स पेयर इंडिया में बहुत है, TDS टैक्स पेयर नहीं है सर। हाँ लेकिन काम ऐसा ही होगा सर, जो सर बता रहे हैं ना, सही बता रहे हैं सर। आने वाला ये सुना भी था, TDS जैसा ही GST को भी करने वाले हैं सर। अभी सर इसमें क्या है ना, तुरंत पता चल जाएगा कौन से लेयर में चोरी हुआ टैक्स। यस सर, तुरंत पता चल जाएगा, इंस्टेंट पता चल जाएगा ये कहाँ से चोरी हुआ, कौन पैसा नहीं जमा। हाँ, कंसेप्ट भी GST का यही है सर, आप जो बता रहे हैं सर। इनवॉइस वाइज ट्रैकिंग हो जाएगी सर। हाँ, एक इनवॉइस की।
वैसे तो पॉइंट 1 पे ही रुक जाएगी, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रुक जाएगा तो सर आगे आएगा ही नहीं, इसकी चेन ही नहीं खत्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये अब ये टीडीएस का इतना मुश्किल सिस्टम है, तो हो सकता है जीएसटी में आसान सिस्टम ढूंढ रहा हूँ। नहीं सर, आसान नहीं, जीएसटी में तो सर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वहाँ तो आईटीसी का भी कॉन्सेप्ट है, डेबिट क्रेडिट नोट का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है टाइम लगा रहे हैं ये सिस्टम लेके आने में। यस सर, करेक्ट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिस्टम सर। सिस्टम सर कोई डिफिकल्ट नहीं है, शुरू में डिफिकल्ट है, जब लोग करने लगेंगे तो आदत हो जाएगी। सर वी हैव टू डू द प्राइमरी लेवल वो इसके हिसाब से सर। ठीक बात है, चलिए थैंक यू कमलेश जी। अब आगे आते हैं। देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मतलब खास जब हम लोग वो रिफंड की ऑनलाइन क्लास करेंगे, लाइव क्लास करेंगे तो डिस्कस भी करेंगे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो लिखा हुआ है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पता ही है आप लोग को क्या होता है? हमने जब आपको रेट ऑफ टैक्स समझाया था तो हमने कहा था रेट ऑफ टैक्स ऐसा फिक्स होना चाहिए कि रॉ मटेरियल पे कम टैक्स होना चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। ठीक बात है। तो मान लीजिए यहाँ 5% है, यहाँ 18% है, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली जो टैक्स मिलना है वो लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम से 18% का टैक्स मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, रॉ मटेरियल पर 18%, यहाँ 5%, तो सप्लायर के पास ये 13% का आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहेगा। दिस इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां पर फाइनल प्रोडक्ट पे रेट ऑफ टैक्स कम होता है और रॉ मटेरियल पे ज्यादा होता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? 13% जब आईटीसी एक्यूमुलेट होता गया तो बताइए, और इसका वो रिफंड अगर गवर्नमेंट नहीं देती है देन इट बिकम्स ए कॉस्ट, प्राइस इंक्रीज होगा फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है वो लिखा हुआ है। दिस हैज क्रिएटेड डिस्टॉर्शन इन जीएसटी व्हिच इज ए डेविएशन फ्रॉम द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ए वैल्यू एडेड टैक्स। He cited some of the adverse implications of the inverted duty structure as follows. Unutilized ITC becomes a cost to the manufacturer. To correct this, refund of unutilized ITC is to be given. Cash flow issue even if refund is given. No refund of input services and capital goods. आज के डेट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिर्फ इनपुट का रिफंड मिलता है, लेकिन सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। Inverted rates greater injury to small stand-alone units. Accumulated ITC on capital goods hurts the exporter, incentivizes imports, disincentivizes domestic manufacturing and investment. Consumer not benefited. Unutilized ITC is a dead weight cost. Gives rise to fraudulent practices like fake invoices or misclassification. Claiming refund entails efforts, cost, and hardship. Instances of inverted rate structure highlighted by him included fertilizers, mobiles, footwear, man-made yarn and fabrics, renewable energy devices, tractors, pharma, etc. The Committee of Officers on Revenue Augmentation recommended to calibrate rates so as to correct duty inversion. This issue was highlighted in the presentation made in the 38th GST Council meeting held on this. This issue was again examined by the this. It was stated that about 5,500 crore of ITC refund has been claimed on account of inverted tax structure in respect of mobiles. As no refund of input services and capital goods are allowed, the inverted rate structure adds to the cost of the mobile manufacturers. Consequently, consumers also do not benefit. This has led to the fraudulent practices. He further stated that the issue of differential rate in respect of push button phones vis-a-vis smartphones was also discussed in detail in Fitment Committee. The margin in respect of push button phone is even thinner. Therefore, Fitment Committee felt that a differential rate that 8% on smartphone, 12% push button phone buttons may not be desirable, as such
differential rate distortion in tax regime and also is not conducive to export. The export of features phones from India during this was 2,000 crore. It was therefore desirable to have a uniform rate of 18% on mobile phones and all its inputs. With respect to fertilizers, he stated that natural gas is one of the major inputs used in the manufacture of fertilizers. He stated that natural gas is outside the ambit of GST and states levy taxes, which in the pre-GST era was around 9.7%, with CST at 2%. So average levy is anywhere between 12 to 20%. Now, if another 12% is charged on fertilizer, it would become like a sin good. So he opposed the proposed increase of GST on fertilizers. क्या रेट है fertilizers के ऊपर आज क्रेडिट में? 5 ही है ना सर? 5% है। यूरिया में 5% है। कितना है? 5 है ना? Okay. Your point that tax rate should be decided based on ability to pay rather on grounds only of administrative nature, such as inability of the system to manage inverted tax structure. Apart from this, he pointed to the long pending issue of rationalization of rates on safety matches and to do away with differential rates for 5% on handmade and 18% on machine-made matches, as it was not possible to visually distinguish between the two, which is leading to misuse and evasion. ये ब्रांड नेम में जो इतना हो रहा है, एक बात बताइए, आप आटा बेचते हैं तो आटा चक्की वाला अगर आटा बेचता है, ठोंगे में देके बेच दिया, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, पुराना रिजिम पूछ रहा हूं, नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अपना नाम लिख देता है इसमें, फिर लगेगा। लग जाएगा। चाहे टीएम लिखो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैक करके बेचेगा तो लगेगा। पैक करेगा और नाम लिखेगा अपना। यस सर, नाम लगेगा। तो पुराने रिजिम में क्या था कि आपने जो भी नाम लिखा, नाम तो लिखेगा ही कोई भी, तो नाम लिखा तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, कहाँ? जीएसटी डिपार्टमेंट में, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, कि नाम पे मेरा कोई राइट नहीं है, नो राइट ऑन दिस। ठीक, तो अगर आप ये लिख के नहीं देते हैं तो जीएसटी लगा देते हैं, लिख के देते हैं तो जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक बात है। अब देखिए क्या केस हुआ, मैं आपको बताता हूं। एक केस हुआ त्रिपुरा ही है शायद, वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम आई, सेक्शन 67 का रेड किया और उनके गोदाम में करीब 2000 बोरे थे, बैग्स, और उन बैग्स में सब में नाम लिखा हुआ था और नील रेट, 0 रेट से बेच रहे थे। इनको कहा कि आप नाम लिख के बेच रहे हैं, तो इनसे पूछा, भैया एफिडेविट दिया है क्या कि ब्रांड नेम जो मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है? बोला सर हमें तो पता ही नहीं ऐसा एफिडेविट देना भी होता है। तो इग्नोरेंस है, त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नहीं पता लगा होगा। तो बोलता हमें तो पता ही नहीं ऐसा एफिडेविट देना पड़ता। बोला इन सब पे इन्होंने कुछ कैलकुलेट करके 5% के हिसाब से टैक्स लगा दिया। ये सर हमेशा के लिए थोड़ी था कोई, क्या चीज? एफिडेविट दे के हम हमेशा ये छपे हुए और पैकिंग मेटल को यूज करते रहे। फॉर द टाइम बीइंग उस समय था सर ये। नहीं हमेशा हमारे पास है, जब तक ये अभी जो हटाने से पहले तो हमेशा से था ये 5%। 1 जुलाई 2017 से था राकेश जी, और वो तब तक था जो अभी तक था, मतलब आप समझिए 2022 तक था। क्या सर? वो सर अनयूज जो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल हमारे पास स्टॉक में था, केवल उसको यूज करने के लिए था सर। ये हमारे लॉ की बात कर रहे हैं या इस केस की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। लॉ की बात कर रहे हैं। पैकिंग मटेरियल एफिडेविट नहीं, इस केस की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, लॉ की बात कर रहे हैं। ओके, बताइए राकेश जी।
मेरा कहना ये था कि स्टॉक में जब ये बैन लगाया गया और स्टॉक में मेरे पास पैकिंग मटेरियल था, नाप शनाप रखा हुआ था, मैं क्या पैकिंग मटेरियल नहीं, पैक मटेरियल सर, पैकिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ सर मैं, या थोड़ा बहुत स्टॉक में भी हो सकता है, आटा जैसी चीज या कोई भी। अच्छा पहले इसको तो डिस्कस कर ले राकेश जी, पहले ये केस को डिस्कस कर लेते, इसके पास पैक मटेरियल था, फिर जी है ना, ये पैक मटेरियल था, 5% का टैक्स मांगा जी। मुझे है ना, मेरे पास एक अंडमान निकोबार आइलैंड का भी एक केस आया, तो उसने मुझे, अच्छा अंडमान निकोबार में उसने मुझे बताया, बोला सर जीएसटी से पहले तो यहाँ वैट था ही नहीं, 0 टैक्स था। बोला अचानक से जीएसटी आ गया, यहाँ का व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बराबर। तो एनुअल रिटर्न गलत फाइल हो गया, जीएसटी 1 गलत फाइल हो गया, 3B। अब जिसने कभी टैक्स का नाम, जैसे दुबई में टैक्स कभी था ही नहीं, अचानक से टैक्स आ गया, वैसे ही अंडमान में कभी टैक्स था ही नहीं, अचानक से टैक्स आ गया। प्रीतम जी वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो अब यहां पर, अब जब इग्नोरेंस ऑफ लॉ है कि 5% सिर्फ लिख के देना है, सिर्फ लिख के देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये पैराग्राफ पढ़िए, आपको इससे फायदा होगा अगर आपका कोई केस फंसा हुआ है तो। He further stated that in their state they have been receiving numerous representation from the trade association dealing with food grains, complaining that the tax authorities are demanding tax for delayed filing of disclaimer affidavit before the jurisdictional commissioner, voluntarily foregoing the actionable claim, यानी कि लिख के दें कि ये मेरा, इस पे मेरा कोई राइट नहीं है, और enforceable rights on their brand name. The intention of issuing such notification for filing disclaimer affidavit is to grant exemption on the supply of food grains having unregistered brand name. However, the delay in filing such affidavit should not be a ground for levy of collection of tax. देख लीजिए, उसने तो फाइल ही नहीं किया था। Delay in filing such affidavit should not be the ground for levy of collection of tax on supply of food grains. इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि non-filing should not be the ground. He urged the honorable chairperson to kindly issue guidelines to condone the delay in filing the disclaimer affidavit and not to raise demands on that ground. ये गाइडलाइन तो कभी आई नहीं। He also suggested that distinction between branded and unbranded food grains should be completely done away with. अब तो हो भी चुका है शायद, as most taxpayers have switched to unbranded category by filing affidavits, and consequently the loss to the exchequer on account of removal of the distinction will not be of much help. Yes, राकेश जी आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ और केस डिस्कस कर रहा था कि सर इस समय ये लगाया कि ब्रांडेड पे टैक्स लगाया, पैकिंग मैं ठीक है अनब्रांडेड बेच रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ अपना जो भी ब्रांड वगैरह है सब, लेकिन मेरे पास जो पैकिंग मटेरियल था उस समय मौजूद, उसका मैं क्या करता? तो उन्होंने कहा था कि ये पैकिंग मटेरियल पे भी लिखिए और एम्बोस कर इस तरीके से करिए कि वो अच्छी तरह से दिखाई दे, और उस मटेरियल को आप यूज कर पाएंगे। केवल जी क्या लिखने के लिए कहा ऑफिसर ने? यही कि मैं ये मेरा ब्रांड नेम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, और डिस्क्लेमर था जो, और एक कोई केस आपके साथ हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं आप? सर ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ, जो ब्रांडेड गुड्स वाले थे जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, उनके पास जब ये टैक्सेशन वाला आया ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बेसिकली तो एग्जाम था गुड्स को, लेकिन एग्जाम गुड्स के ऊपर जो ब्रांड यूज कर रहे थे ना उसके ऊपर टैक्स लग गया था। ओके। तो उन्होंने बोला कि आप एफिडेविट फाइल कर दो और अनब्रांडेड कर दो। तो बहुत सारा लोगों के पास क्या पैकिंग मटेरियल था ब्रांड नेम के नाम पे, उनको पहले से बना के रखते हैं ना स्टॉक में। हाँ हाँ। तो उसी का अभी जब वो स्विच कर रहे हैं अनब्रांडेड में जाने के लिए एफिडेविट फाइल करने के बाद, तो वो जो मटेरियल जो पड़ा है उसको तो स्क्रैप नहीं कर सकते, उसकी भी बहुत कॉस्ट होती है। तो उसको कैसे यूज किया जाए उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि आप ऐसे करके कुछ पैकिंग मटेरियल में करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ये पैकिंग मटेरियल स्टॉक का खत्म नहीं होता तब तक। ओके। खाली इतनी ही बात है, बाकी ये जो बेसिकली जो लॉ है टू अनब्रांडेड
वो आज की तारीख में भी जब तक वो अभी 2022 में नहीं आया, 17 जुलाई 2022 तब तक वो चलता ही था। अभी जाके वो कॉमन कर दिया, ब्रांडेड अनब्रांडेड, मतलब सब पैकिंग मटेरियल्स प्री पैक वाला सब कंडीशन आ गया ना नोटिफिकेशन में। सर मेरे एक केस में, चावल के केस में, वो के बारे में उन्होंने क्या बताया मेरे को, सील बना के पैकिंग में बैलेंस ताकि है ना पैकिंग मटेरियल, उसमें सील बना के डालो करके बता दिया ऑफिसर ने। सील बना के मतलब डिस्क्लेमर सील। अच्छा, डिस्क्लेमर सील, ओके। वो पैकिंग मटेरियल पे नया वो बैलेंस्ड पैकिंग मटेरियल पे डालो डिस्क्लेमर सील बना के करके बताया दिया। ऑफिसर सब अपना कानून ही बना रहे हैं, मतलब एफिडेविट नहीं दिया तो उसी पैकिंग मटेरियल पे लिख दो। एफिडेविट में कई जगह का नहीं था सर, ये ऑफिसर का अपना नहीं था। ये कहाँ था? ये लॉ में प्रोवाइडेड था सर, ये लॉ में लिखा हुआ था कि ऐसा पैकिंग मटेरियल लिखना है। यस वो क्लैरिफिकेशन जो दिया आया था वो सब कुछ लिखा था उसमें। बिल्कुल। अच्छा, नहीं पढ़ा मैंने। एग्जैक्टली। ठीक। सर ये कौन से साल का पढ़ रहे हैं? अपने मीटिंग्स कौन से साल में आया था ये जो मिनट्स? 2020 मार्च 2020 14 मार्च 2020। वो ये तो जेटली साहब थे उस टाइम पे? नहीं, जेटली साहब कहाँ थे? अब तो निर्मला जी हैं या फिर कौन था? पीयूष गोयल जी थे। सर आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती इसकी। हमने तो सर दोनों कई लोगों ने क्या किया कि खाली जहां जुरिडिक्शन था, मतलब सीजीएसटी में फाइल किया, एसजीएसटी में फाइल नहीं किया एफिडेविट। हालांकि दोनों जगह फाइल कर दे तो अच्छा रहता। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि दोनों इनवॉइस पे दोनों लगता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो दोनों ऑफिस जो आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर उसी को फाइल करेंगे ना? है ना, वो तो मतलब कर दिया ऐसा लोगों ने। अच्छा, ऐसा लोगों ने किया है, ओके। सेफर साइड के लिए। अच्छा। चलिए, आप लोगों की क्वारी है तो करते हैं हम। अमितेव जी कहाँ चले गए? वो थे यहाँ पर। उन्होंने फोन किया था कि उनको है ना कोई क्रेन मशीन भेजनी है वेस्ट बंगाल से असम। ई-वे बिल कैसे रेंट पे देनी है? ई-वे बिल कैसे जनरेट करेंगे? कोई आइडिया? और डिलीवरी चलन पे सर, इन डिलीवरी चलन पे बनाएंगे ई-वे बिल। तो उसमें सेलेक्ट क्या करेंगे? अदर्स ना? वही बताया, अदर्स में इंटरस्टेट अलाउड है? देख लीजिए सर एक बार। तो लॉगिन ही नहीं है। मशीनरी वन यूज के लिए क्या कह रहे हैं? वन यूज के लिए फिर क्या करेंगे? मशीनरी किसके बारे में? मशीन भेजना है रेंट पे। रेंट पे भेजना तो जापुर रेंट पे भेजना है। पता नहीं, आ ही नहीं रहा। अगर आपने if you have supplied any goods and you were required to issue e-invoice but did not issue e-invoice and later on after a week you issued e-invoice, yes, तो ये माना जाएगा कि जो आपने गुड्स सप्लाई किया है that was without invoice। सेक्शन 122 की पेनल्टी, 132 की प्रोसिक्यूशन, वो सब है उसमें। सर लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी नहीं हो पाता है कि सिस्टम नहीं काम कर रहा है, या हमारे यहाँ बल्क मेडिसिन बिकती है यहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि तुरंत दे दिया, मेरा बंदा ट्रेंड नहीं है सिस्टम में, तो प्रोडक्ट तो सेल कर ही देते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वीक एंड में या मंथ एंड में जनरेट बल्क करते हैं। बल्क कैसे जनरेट कर देंगे? सिस्टम वो रहता है कि एक बार ऑल सेलेक्ट करके सेंड कर दो, सेंड। बहुत गलत कर रहे हैं। रूल 36 सब रूल 4 नहीं, रूल 48 है शायद,
उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है और इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं आप, तो ये माना जाएगा कि आपने इनवॉइस जनरेट ही नहीं किया है। हेलो। यस सर, लेकिन कभी कभी होता है ना, नेट नहीं चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो लोग ना, ये लॉ नहीं है ना, ये एक्सेप्शन में नहीं लिखा हुआ है कि नेट नहीं चल रहा है तो 10 दिन बाद क्रिएट कर दीजिए। DIN में तो है, डिन में एक्सेप्शन केस में हो सकता है, लेकिन इनवॉइस में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सर बहुत गलती हो रही है हम लोग के यहाँ। हाँ, ये है प्रॉब्लम। फिलहाल सर पोर्टल अलाउ भी कर रहा है, आने वाले समय में हाँ, पोर्टल अलाउ भी नहीं करती है। नहीं, पोर्टल अलाउ भी नहीं करेगा। नहीं, पोर्टल क्या अलाउ कर रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए, ये तो मुझे नहीं जनरेट हो जाता है, मैंने किया है सर। अभी 1 हफ्ते बाद भी अगर हम कोई बैक डेट का कर रहे हैं तो अभी फिलहाल पोर्टल अलाउ कर रहा है, बट इन फ्यूचर अलाउ नहीं करेगा वो। एक मिनट मुझे अब ये चीज मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है ये जो आप बता रहे हैं। मान लीजिए 10 अप्रैल को आपने गुड्स रिमूव किया, ठीक है, इनवॉइसिंग रूल में ये लिखा हुआ है, रूल 46 में, कि इनवॉइस शुड बी जनरेटेड बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। करेक्ट है? यस। और यू आर रिक्वायर्ड टू इश्यू ई इनवॉइस, और आपने ई इनवॉइस यहां जनरेट नहीं किया। इसका मतलब ये जो गुड्स रिमूव हुआ है ये विदाउट इनवॉइस इशू हो गया। यस। अब आप 15 अप्रैल को आते हैं और 15 अप्रैल में आप ये जो आपने पेपर इनवॉइस जनरेट किया उसको आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 15 अप्रैल को, ठीक बात है? यस सर। बिल डेट तो 10 बिल डेट 10 अप्रैल ही है। हाँ, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप 15 अप्रैल को, मतलब ये पेपर इनवॉइस रजिस्टर्ड हो रहा है 15 अप्रैल को। यस सर, यही हो रहा है ना? yes, और ये 10 अप्रैल 15 अप्रैल को ये 10 अप्रैल का डेट एक्सेप्ट कर ले रहा है। हाँ यस सर, कर रहा है। और GSTN में क्या है ना सर, रिस्पेक्टिव मंथ में ही वो 1 में लेता है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर नेक्स्ट मंथ किया तो फॉलोइंग मंथ में लेगा उसको। मतलब ये इनवॉइस अगर मई में रजिस्टर करूंगा तब भी अप्रैल में ही जाएगा, 10 अप्रैल। हाँ, अप्रैल में ही इंक्लूड करता है उसको GSTR 1 में। हम लोग 10 तारीख तक मैक्सिमम बिल जो पेंडिंग आता है उसको इशू कर देते हैं, अगर कुछ छूट गया तो उसका नोटिस तो आएगा, वो GST 1 में ले लेता है वो। पर टाइम तो कुछ दिया हुआ है ना सर, कि जस्ट रिमूवल के टाइम पे तो आवश्यक नहीं है ना? नहीं, बिफोर रिमूवल, ये तो लॉ है। नहीं सर, ये जो आपका ना सर, एक सेकंड सर, रिमूवल के टाइम पे हम अपना जो नॉर्मल जो इनवॉइस है वो जारी कर सकते हैं, फिर उसके कुछ घंटे बाद कुछ टाइम है, उसके बाद हमें इनवॉइस जारी करना जरूरी है। कहाँ लिखा हुआ दिखला दीजिए मेरे को, कोई टाइम नहीं। इस समय तो नहीं बता पाऊँ, कल बता दूंगा सर। हाँ बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल। रिमूवल के टाइम पे कंपल्सन नहीं है सर? बिल्कुल है कंपल्सन, बिल्कुल है। मैं कल बताता हूँ सर आपको। सर्विस के केस में सर लगभग तो 30 दिन का टाइम है ना सर्विस के केस में? सर्विस का 30 दिन है ना? यस सर। हाँ, सर्विस के केस में 30 दिन का टाइम है। ओके। इन गुड्स के केस में तो टाइम ही नहीं है। बिफोर रिमूवल यू आर सर्विस के भी केस में सर, हाँ, इनको टाइम ऑफ सप्लाई का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे अगर पेमेंट पहले ले लिए हैं सर्विस के केस में तो ये नहीं कह सकते कि 30 दिन बाद हम इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है, एडवांस पेमेंट पे तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वही सर्विस पे तो टाइम ऑफ सप्लाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, वो तो है। और कुछ सर? वो कल IGST वाला एक नहीं, मैं रिवर्स चार्ज डायरेक्टर वाला डिस्कस कर रहा था। हाँ, वो बता। उसमें सर पहला एक पॉइंट से कुछ नॉलेज के लिए पहले हमें जानना है कि ये मैं डायरेक्टर हूँ, अदर देन कंपनी को कोई सर्विस दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हो। नहीं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है सामने वाला। देखो, ये डायरेक्टर है रिलायंस में। यस सर। ये अपना प्रोप्राइटर भी चला रहा है। ये इसी का प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या किसी और का है? हाँ, उसी का है, वो उसका प्रोप्राइटर है। हाँ, ये प्रोप्राइटर है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ RCM वाली आएगी सर सेक्शन? हाँ, क्यों नहीं आएगा? आएगा। किसके साथ? रिलायंस और ए के साथ? नहीं, ये बी जो रिसीव करेगी सर्विस। तुम हमको लिख के दो यार, तुम पूरा हमको कंफ्यूज किया हुआ है इस पॉइंट पे।
ठीक। नए लोग देखते हैं कौन कौन है। ओप्पो कौन है? हेलो, ओप्पो कौन है? मेरा तो नहीं है ना। आप ही है क्या? नहीं, आप नहीं है। तो राजेश जी है। हेलो, ओप्पो मेरा है सर, ललन कुमार झा। अच्छा, ललन कुमार झा मुंबई यस से। सर, यस सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आप एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने बारे में बता। यस सर, यस सर। हाँ सर, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा सबको। मेरा नाम ललन कुमार झा, मुंबई में टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ सर। 15 साल से ऊपर हो गया है सर। यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ जीएसटी का इनकम टैक्स का। ओके। हाँ। और कैसे पता लगा हमारे बारे में? सर ये एक वेणु सर जी का लिंक है व्हाट्सएप पर, उसके थ्रू से आपका देखा, तो उसके बारे में पता लगा। बात भी हुई थी लास्ट वीक में। हाँ। और कल मैं ज्वाइन भी कर लिया था सर आपका। कल भी आप थे? नहीं, कल नहीं थे। कल अच्छा। पेमेंट करके फिर आज से। अच्छा। ओके। वाला क्या सर के साथ आप बोले थे कि आप मॉर्निंग में हमारा क्लासेस रहता है। ठीक है। और कैसा रहा आज का सेशन? नहीं, बहुत अच्छा रहा सर। कुछ नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है। और जीएसटी है भी, डेली यू लर्न एवरीथिंग, नया चीज। और हम लोग भी आप लोग से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब जैसे अनिमेश ने जो ई इनवॉइस का केस बताया, हमें आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है लोग। तो जो बराबर। हाँ, तो ग्रुप में रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे हम लोग। यस सर। चलिए, आते रहिएगा ललन जी। थैंक यू। यस सर, श्योर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बाय। चलिए फिर कल मिले हम लोग। यस सर, बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी बोलिए। एक वो गणेश कड़ू का एक केस है। कड़ू जी। हाँ, इम्पोर्ट का केस है। हाँ, उन्होंने जैसे बताया, मैं बताता हूँ। एक यूएसए मटेरियल आ रहा था। कहाँ से मटेरियल आ रहा था? यूएई से। हाँ। अच्छा। और उन्होंने उसको, वही मटेरियल को दुबई में सेल कर दिया बीच में ही। अच्छा, ठीक है। मतलब मटेरियल इंडिया में आया ही नहीं। ठीक है। और उनको दुबई से पेमेंट आ गया है। ठीक है। तो अभी वो इनवॉइसिंग कैसा करेंगे बोलिए? इनवॉइस क्यों करेंगे? कमर्शियल इनवॉइस जनरेट करेंगे तो नो सप्लाई का केस है। अच्छा, कमर्शियल इनवॉइस, हाँ, इसमें तो जीएसटी है ही। ओके। सर एक चीज बताइए ना। हाँ जी। प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, कोई कमर्शियल इनवॉइस बोलता है, डिफरेंस क्या पड़ता है प्रोफॉर्मा बनाने में? कमर्शियल इनवॉइस समझ लीजिए आपको, नॉर्मल इनवॉइस जो बनाते बिल ऑफ सप्लाई वही ना। कमर्शियल इनवॉइस मतलब जिसको जीएसटी से कोई, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बना दिया आपने, उसको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो मतलब नॉन जीएसटी इनवॉइस बना दीजिए आप, ये बोल। उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे उसको बनाने का। नहीं, नॉन जीएसटी सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई तो आपको डालना पड़ेगा। वो तो आ गई जीएसटी में ना। जीएसटी में तो उसमें अलग से सीरीज बनेगा। बराबर है। हाँ, अलग से सीरीज बनेगा। ठीक है। बस उसमें जीएसटी नंबर मेंशन नहीं होगा, टैक्स ऊपर नहीं लिखा रहेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा रहेगा, नीचे आईजीएसटी नहीं लिखा रहेगा। राजेश जी, वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस लोग बोलते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना के भेजो पहले। तो क्या प्रोफॉर्मा में क्या होता है? वो समझ लीजिए एस्टिमेट है। एस्टिमेट, हाँ बस, ओके। हाँ, प्रोफॉर्मा मतलब एस्टिमेट हो गया। लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे तो जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, फिर फाड़ देते हैं, और वो ना उसमें गया, जीएसटी R1 में गया, वो सारा पैसा उनके पॉकेट में आ गया। आज रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं? 5% का जीएसटी लेते हैं ना। हाँ, बिल देते हैं आपको। हम तो लेते हैं, फिर भी वो भी डिलीट मार देते हैं। हाँ, वो फिर बाद में रात में बैठ के सारा डिलीट मार देते हैं 50%। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो कर ही रहे हैं। हाँ, कर ही दे। ये तो सब कर रहे हैं, रिटेलर वाले भी कर रहे हैं डिस्काउंट लगा के। हाँ, रिटेलर वाले भी कर रहे हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो कर रहा है। लेकिन सब सिस्टम में ट्रेल। हाँ,
सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ललन जी। तो सर ने बताया ना जैसे दुबई से उठाया कहीं और जगह पर, ये कि हाँ। मेरा ही खुद का पार्टी थी, हाँ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट चल रहा था, उस केस में क्या किया था सर, उनको बोला कि आपको आरसीएम के अंदर पेमेंट करना है। और कब की उसके बात है ये, ऑडिट कब की बात है? अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, 2019 से पहले की है या 2019 के बाद का है? 19 के बाद का है सर। 2019 के बाद का मतलब अमेंडमेंट के बाद का है? हाँ बाद का है सर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑडिट में था सर। उनको उसमें क्या किया, आरसीएम बोला आपको आरसीएम के अंदर इसके अंदर टैक्स भरना फिर रिवर्स लेना, आप नहीं भरे हैं उसके ये डिसअलाउ कर दिया, उसके ऊपर टैक्स पेनल्टी लगा। फिर उन्होंने अपील में गए, अपील में जा करके फिर वहां से उसको ये करवाया, रिलीफ मिला सर। ओके ठीक है। हाँ मतलब जो हमने कहा वो सही कहा है ना? हाँ ठीक। सर यहाँ पे एक एंगल और बनता है, हम लोग एग्जाम्शन की जब लिस्ट देखते हैं तो वहाँ एक इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट आता है। यस ठीक है। उसमें पैसा चूंकि फॉरेन से इंडियन अकाउंट्स में आ रहा है तो वो शो होता है। कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि लेकिन जो वैल्यू ऑफ गुड्स पे बक्सेटी जी आप हैं या नहीं है? बक्सेटी है। हाँ तो बक्सेटी जी इसमें एक एंगल ये है। थैंक यू राजेश जी। लेकिन वहां पर सर एक एग्जाम्पशन भी दिया गया है उसी में, अगर उसका कॉन्टेक्ट और वो गुड्स वहां गया है उसके बदले में मुझे, हाँ लेकिन वो कमीशन अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे देता है तो कमीशन भी शायद एग्जम्प्ट है। यस सर कैसे एग्जम्प्ट हो गया? जिनेश जी इंटरमीडियरी में एक वहाँ क्लॉज लिखा हुआ एग्जम्पशन में सर। अभी 2022 में ही हुआ ना क्लैरिफिकेशन, जून में ही हुआ ना ये सर। मैं दिखला देता हूँ। बक्सेटी जी पुरानी बुक है हमारा आपके पास? नहीं ऑफिस में सर, ऑफिस में। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ एक मिनट, हाँ पुरानी है सर, पुरानी है बुक। इंटरमीडिएरी क्रॉस बॉर्डर सर्विस एग्जाम्पशन में है सर, सर्विस वाले। नहीं बिल्कुल है, याद आ गया मेरे को। मैं देख रहा हूँ किस चैप्टर में मिलेगा। हाँ बख्शेटी जी ये रहा। Exemption to services provided by an intermediary. Services provided by intermediary when location of both supplier and recipient of goods is outside the territory. तो ये सब होगा। तो जो कमीशन वाला एलिमेंट है वो उसका एग्जाम्पशन होगा 4 नंबर, और ये आप नोट डाउन कर लिए 2019 ओके सर। ठीक है जी सर। और शेड्यूल 3, ये 2 चीज आपको याद रखना है। ओके राजेश जी थैंक यू, याद आया आपको। थैंक यू सर। ये सब काम जिनेश भाई के पास है, हम लोग के पास नहीं। हाँ सही बात है, जिनेश जी एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कर रहा है। पोर्ट के पास, कांडला पोर्ट के पास बैठे हुए हैं जिनेश जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ प्रीतम जी। हाँ बोले कि मेरा जो सप्लायर है वो रॉ सिल्क का बिजनेस करता है, जैसे रॉ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करके वो प्रिंट नहीं करता है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, वो थ्रू कुरियर के थ्रू वो सप्लायर के पास पहुंचा रहा है। एक मिनट रुकिए राजन जी। अरे ये कहाँ चला गया? राजन जी एक हमारी आईजीएसटी और रिफंड के अलग से बुक है जो अभी हमने रिलीज नहीं की है। तो हमारी पुरानी बुक में था उसमें, उससे निकाला। ओके सर। हाँ एक मिनट प्रीतम जी रुकिए। ये मिलेगा सर? हाँ अभी जब हम लोग लाइव क्लास करेंगे ना फिर उस पूरी किताब को पढ़ेंगे और फिर रिलीज करेंगे। यस। हाँ प्रीतम जी फिर से कहिए क्या कह रहे थे आप? हम बोले कि रॉ सिल्क जो होता है ना, सिल्क का साड़ी जो होता है, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं
हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, उसमें मेरा जो सप्लायर है वो सेल कर रहे हैं दूसरे पार्टी को। हाँ, जब सेल कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से थ्रू नहीं दे रहा है, वो कुरियर के माध्यम से दे रहा है। हाँ, जब पेमेंट आ रहा है हाँ, तो वो जो कुरियर चार्ज है इंक्लूड करके पेमेंट कर रहा है। ठीक है। उसमें हमको रिवर्स चार्ज हम पेमेंट करेंगे क्या पार्टी पेमेंट करेंगे? नहीं, जो रॉ सिल्क में कोरियर चार्जेस इंक्लूडेड है, ये तो इसमें रिवर्स नहीं, चार्ज जब कहाँ से? नहीं जब हम कर रहे हैं तो बिल, कोरियर पे रिवर्स चार्ज तो है नहीं। तो कुरियर जो बिल तो शो कर रहे हैं मेरा पोर्टल में। कौन सर ये कंपोजिट सप्लाई की बात कर रहे हैं? नहीं, कंपोजिट सप्लाई भी कहाँ कर रहे हैं? रॉ सिल्क भेजा और कोरियर चार्जेस अलग से है ना? अलग से है। मैंने बिल इशू किया सिर्फ रॉ सिल्क का, और कोरियर अलग से भेजा, कोरियर का बिल आपने अलग लिया। हाँ, वो हमारा बैंक जब पेमेंट मान के चले, मेरा 12,000 रुपीज का रॉ सिल्क है और 200 रुपया मेरा कुरियर चार्ज हो। सुनिए ना, इस सप्लायर ने एक बिल इशू किया रिसिपिएंट 1 को, ठीक है, और इसका एक इनवर्ट सप्लाई है कोरियर वाला का, यही है ना? ये कोरियर वाला अपना जीएसटी 1 फाइल करता है, तो आप कह रहे हैं आपके 2B में नजर आ रहा है, ठीक बात है। तो ये जो कोरियर वाला है क्या रिवर्स चार्ज में टिक लगा के फाइल कर रहा है? हाँ, वो तो 5% दे रहा है। मतलब ये कोरियर वाला रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बना के टिक लगा रहा है इसमें। हाँ, और 2B में आपको टिक वाला आ रहा है नजर। हाँ, दिखा रहा है। आप इसका भेजिएगा तो ये मतलब कोरियर वाला कोरियर ही है ना, कि और जीटीए है ये? नहीं, जीटीए नहीं है, डीटीडीसी कुरियर सर्विस है। डीटीडीसी है? वाह, दिखाइएगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। संभव ही नहीं है कि रिवर्स चार्ज लगा दे। हैं? डीटीडीसी रिवर्स चार्ज लगा ही नहीं सकता, कुरियर में नहीं लगा सकता, जीटीए नहीं। तो एक बार भेजिएगा प्रीतम जी, ये तो अजीब सा लगता है। अच्छा, ये जो रॉ सिल्क जो बात कर रहे हैं, ये क्या किसान से परचेज किए हैं कि आप खुद ही किसान हैं? नहीं, कोई किसान से परचेज नहीं किए हैं। मेरा बहुत सारे किसान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके मुझको बेचता है, मैं फिर से उसको बेचता हूँ मार्केट। अच्छा, मतलब आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, ठीक है, ओके। नहीं सर, वो राजेश जी आपका जो पॉइंट है वो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा ना, एग्रीकल्चरिस्ट अगर ये खुद है एग्रीकल्चरिस्ट, इनको बेचेगा तो आरसीएम में ये देंगे, जमा करेंगे। 94 में है वो, नहीं 93 में है वो। लेकिन आरसीएम तो देना ही पड़ेगा। रॉ सिल्क में शायद ट्रेडर भी परचेस कर रहा है एग्रीकल्चरिस्ट से, या एग्रीकल्चरिस्ट खुद परचेस कर रहा है। एक बार जैसे आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, एक बार मैंने आरसीएम में जमा कर दिया, लेकिन मैं फर्दर जब बेचूंगा तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। हाँ, वो तो बात बराबर है। हाँ, फिर बाद में फिर जो भी रॉ सिल्क जो है उसके ऊपर, हाँ बराबर है। लेकिन मेरा मानना है कि वो कुरियर चार्ज में हमको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं पड़ना? नहीं, वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें गलत नहीं, आप बिल्कुल मत जमा करिए, आप वहाँ इग्नोर कर दीजिए, इसलिए कि वो आरसीएम में आपका आता ही नहीं है वो सप्लाई। फिर भी एक बार है ना वो भेजिएगा, तभी पता लगेगा कि आप शायद हो सकता है गलत कुछ समझ रहे हो, मुझे पता नहीं है। ठीक है। वहाँ आरसीएम में यस लिखा है क्या 2B में? वो देखना पड़ेगा हमको, हम देख लेंगे एक बार पोर्टल को। 2B में आरसीएम में यस लिखा है क्या? हाँ, देखें। कह रहे राजेश जी वो कह रहे हैं देख के बताएंगे। अच्छा, ये वीवो 2130 कौन है? हेलो, चलिए कल मिलते हैं फिर। ठीक सर, नमस्ते। चलिए नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।